चलिए गाइस, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिस्कशन। मैंने आपको पढ़ाया था अभी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत साल जब तो देखा ये डांटने वाले हैं, पहले ही गुड मॉर्निंग। मेरे मैं जो कॉलेज में था ना, मेरे को पता था सर मेरे से कभी बात करता था प्रोफेसर। मेरी सर जैसे उस कंडक्टर मुझे पता था मेरा नाम है, सर से डाउट लेता था। पर पर वो सीधा प्रोफेसर था बेचारा, मैं कमीना हूँ। जैसे है ना। भाई ऐसा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम पढ़ रहे थे पैरेलल एक्सेस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम की तो कुत्ते बराबर औकात नहीं है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कहीं से आई एक्स निकाल गया और आई वाई निकाल गया तो फिर आई जेड तो आराम से आ जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई। उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इमेजिनेशन इन्वॉल्व नहीं है ना। फिर आई पैरेलल एक्सेस थ्योरम। ये थोड़ी सी लगातार लगातार ये डिफिकल्टी थोड़ी बहुत देखती ही रहती है, और ये सीखने लायक है क्योंकि इसके सवाल ज़्यादा लेंदी नहीं है। तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम में वो जिस भी एक्सेस के अबाउट कहते हैं एम आई निकालो, आपको पहले उसके पैरेलल एक ऐसा एक्सेस इमेजिन करना है जो सीजे से गुजरता है। फिर इसका निकालना है आई सी जी, प्लस ये लेना है दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और बस फिर करना आई डैश इक्वल टू आई सी जी प्लस एम ए स्क्वायर। एम तो पूरा टोटल मास रहता है, कभी आधा पूरा पौना मास नहीं रहता। इस पूरी बॉडी का आप एम आई निकाल रहे हैं, एम इस पूरे का कंप्लीट मास रहता है। बस इतना सही है। जो पैरेलल एक्सेस थ्योरम, पैरेलल एक्सेस आप डिसाइड करते हैं सी जी से पैरेलल, दरवाजा कुछ करते हैं वहाँ पे। पैरेलल एक्सेस को हमेशा हो सके तो नाम देना चाहिए, और ये क्लियर इमेजिन करना चाहिए, बंद ही करते कि वो प्लेन के परपेंडिकुलर है कि वो प्लेन में से ही गुजरता है। इसे फिर से लिख दीजिए। When we apply parallel access theorem, when we apply parallel access theorem, we should carefully decide, we should carefully decide that the parallel access through the CG, parallel access through the CG, और इसके बाद बड़ा बड़ा लिख सकते हैं चाहें तो, lies in the plane, lies in the plane, और is perpendicular to plane। बस यही दो मेन डिसीजंस हैं, lies in the plane और is perpendicular to plane। बस ये अगर आपने कर लिया ना, तो फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम बचेगी नहीं। ए निकालना है, ए तो आप पाइथागोरस थ्योरम वगैरह से निकाल ही लेते हैं, या तो ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, फिर ए समाव निकल आ जाता है। कभी कभी ए निकालने में भी दिक्कत होती है, और मैंने बहुत अच्छे से ये डिसाइड करके आया हूँ घर से आधा पौना घंटा पढ़ने के बाद कि मैं स्क्वायर लेमिना वगैरह भी नहीं पढ़ाऊंगा। स्क्वायर लेमिना, ट्रायंगुलर लेमिना, आई थिंक आई कैन गारंटी कि इसका सवाल नहीं आएगा, और बेसिस है मेरे डिसीजन का 15, 16, 21 और 25 का पेपर। ये हमारे बेंचमार्क्स हैं, इनमें नहीं आया जो क्वेश्चन, उसके आने की संभावना अब न के बराबर है। एक्सट्रीम लिमिट्स हम देख चुके हैं। तो स्क्वायर लेमिना वगैरह आज तक नहीं आया है पेपर। बहुत साल पहले एक आया था किसके एक्सेस के बाद एम आई मैक्सिमम होगा, तब वो सब एनसीईआरटी में दिया था। तो आप तो पहले यही लिख दीजिए, वार्निंग भी लिख दीजिए कि एनी काइंड ऑफ लेमिना ए डजंट लाइक, अनिल अग्रवाल को पसंद नहीं, कोई लेमिना नहीं चाहिए। स्क्वायर लेमिना, ट्रायंगुलर लेमिना, कुछ भी नहीं। तो प्लीज आप इसका एक भी सवाल ना करें, मैंने कल के पेपर में इंक्लूड किया है, और मैं उसे डिलीट अभी करवा दूंगा जाके। कर लिया था मैंने, ठीक है। बस, तो अब मैं आपको पढ़ा रहा था आई रिंग। रिंग का पहले ये वाला एम आई आया था एम आर स्क्वायर,
और ये आया था, फिर लिटा दिया तो हाफ। इन द प्लेन एम आई कम आता है हमेशा, क्योंकि इन द प्लेन एक्सेस, कुछ पार्टिकल तो एक्सेस के करीब रहते हैं ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन तो सारे एक्सेस बहुत दूरी पे हैं। इन द प्लेन तो पार्टिकल सब ओरिजिन के इसके एक्सेस के पास ही आ गए। ये फिर से लिख दीजिए, दोबारा लिख दीजिए, पिछली क्लास में लिखवाया तो है कि एम आई अबाउट एन एक्सेस passing through CG, passing through CG and in the plane is minimum। हम तो इसका ग्राफ बनाते हैं, जो पॉइसन का होगा आई डैश इक्वल टू आई सी जी प्लस एम एच स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाते हैं। ये ये यहाँ से ऐसा बनता है, आई डैश ये ए, ये आई सी जी है। इसके बाद तो एक स्क्वायर का फर्क पड़ेगा ना, पैराबोला आ जाएगा। जब ए जीरो है तो आई डैश इज इक्वल टू आई सी जी, ए जीरो है तो आई डैश इक्वल टू आई सी जी। दाएं बाएं एक्सेस थोड़ा दूर होगा तो फिर एम आई बढ़ेगा। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग में पहला एक्सेस तो ये आ गया था एम आर स्क्वायर, बेटा दिया था तो आगे तो हाफ एम आर स्क्वायर। फिर एक मैंने आपसे कल निकलवा दिया था, टेंजेंशियल इन द प्लेन शायद बोला था। तो जब ये इन द प्लेन है, जब ये खुद ही इन द प्लेन है, तो इसके पैरेलल वाला भी तो इन द प्लेन होगा, यानी ये आई डाया होगा। आई डाया तो वो एम आर स्क्वायर बाय 2 हो गया था, तो मतलब प्लस एक है ना। फिर चौथा लिख दीजिए, अगला केस लिख दीजिए, एम आई अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस ऑफ अ रिंग, एम आई about a tangential axis of a ring perpendicular to plane, about a tangential axis of a ring perpendicular to plane। रिंग को तो ऐसा दिखाते हैं, रिंग को ऐसा सर्कुलर नहीं दिखाते। अगर रिंग को सर्कुलर दिखाते हैं तो फिर उसका एक्सेस ऐसे डॉट या क्रॉस से डिनोट करते हैं। देखो अगर तुम्हें रिंग पूरी दिख रही है ना, तो एक्सेस का तो एक पॉइंट दिख रहा है ना। अगर रिंग ऐसी दिख रही है, हल्का सा टेढ़ा कर लेते हैं, तो फिर एक्सेस पूरा दिख रहा है ना। इसमें एक्सेस पूरा दिख रहा है तो रिंग का प्लेन हम हल्का सा इमेजिन कर रहे हैं, और इसमें रिंग का प्लेन पूरा दिख रहा है तो एक्सेस हमको इमेजिन करना पड़ता है। तो बस जो जो पैरेलल एक्सेस होगा, जो पैरेलल एक्सेस होगा उसका नाम तो खुद आई जेड होगा ना। मैंने तो कहा था कि हो सके तो इस पैरेलल एक्सेस को नाम देना, ये बोलना कि आई डी है कि आई जेड है, ये बोलना कि आई डी है कि आई जेड। और बस ये तो आई, जिसको आई जेड निकाल रहे हो वो है आई जेड प्लस बी, और ये डिस्टेंस है आर, आई जेड प्लस एम आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है ना भाई, इसकी समरी बना देते हैं। इस समरी बना देते हैं, यहाँ लिखते हैं वन, यहाँ लिखते हैं वन बाई टू, इसके पैरेलल वन बाई टू प्लस वन, और इसके पैरेलल वन प्लस वन इंटू एम आर स्क्वायर तो है ही सब में। तो इनका ये है वन एम आर स्क्वायर, यह है वन बाई टू एम आर स्क्वायर, यह है वन बाई टू प्लस वन एम आर स्क्वायर, और यह है वन प्लस वन एम आर स्क्वायर। समरी बना दीजिए, अगर नहीं पसंद है तो बिल्कुल ना बनाए, सिर्फ वही करें विच यू आर कंफर्टेबल। और हम ये चाहते भी नहीं कि हम इसे याद करें, इसलिए हाँ, अगर नहीं भी बनाना तो ये ज्यादा अच्छी बात। मैंने बताया यहाँ से शुरू करते हैं तो वन एम आर स्क्वायर, अगर यहाँ जाएंगे तो वन प्लस वन एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर ही आएगा। अगर यहाँ वन है तो यहाँ वन बाई टू है, तो इसके पैरेलल जाएंगे तो वन बाई टू प्लस वन एम आर स्क्वायर। ऐसे ही हेडिंग दे दीजिए, वेरियस केसेस फॉर अ डिस्क। अब मैं डिस्क का रिजल्ट केवल समरी में ही पढ़ूँ।
मैं डिस्क को केवल समरी में ही पढ़ाऊंगा। डिस्क के अंदर ये हैक कर देते हैं ये बताने के लिए कि डिस्क सॉलिड में मटेरियल पूरा अंदर तक भरा होता है। इसमें ये पहला वाला क्या आता है, शुरुआत ही यहाँ से होती है। इसके आगे हो जाएगा 1/2। साइड डी जो है वो 1/4 एम आउट कर रहा। इसके पैरेलल चाहिए तो 1/2+1, और इसके पैरेलल चाहिए तो 1/4+। ये है आई डाय, ये है इस रेट, ये है सेल्फ परपेंडिकुलर, और ये है आई इन मतलब इन द प्लेन, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन। तब तो आपको चित्रों डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। नहीं बनाना तो आप मत बनाओ, अपने हिसाब से लिख लो। आप चार अलग से लिख लो। आप बोलो इससे हाफ एम स्क्वायर इस अंदर 4 एम स्क्वायर, फिर आप बोलो फाइव टेंजेंशियल परपेंडिकुलर टू प्लेन। बताओ चित्र इसका आंसर बताओ जल्दी से। टेंजेंशियल परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये पहले ये आएंगे, फिर इसमें वन ऐड कर। ये डिस्क में 2 एम स्क्वायर आता था और ये रिंग, यहाँ तो शुरुआत ही 1/2 से है। यहाँ 2 एम स्क्वायर कभी नहीं आता। डिस्क में तो शुरुआत ही हाफ से है, लेटा दिया तो 1/4। फिर मैं बोलता हूँ आई टेंजेंशियल इन द प्लेन। आई आई जब ये इन द प्लेन है तो मैं ये भी इन द प्लेन लूंगा, और इसका नाम होगा आई डाया। तो आई डाया होता है 1/4, 1/4+1। फाइव में मेल तो भैया यही, या तो फिर वो सवाल होता है 2025 में यही आया है, खूब कर दिया निकाल दिया। वो एग्जैक्टली 2016 का रिपीटेड सवाल है। अनुराधा ने मुझसे लास्ट में पूछा था, मैंने मना कर दिया था कि नहीं मत पूछिए, मैं नहीं बताऊँ। अब वो 25 में आ गया। एक सवाल 2016 का था, वो 2025 में भी आ गया, और मैंने 16 में भी तो नहीं कराया मैं कभी भी। कल पर मंडे को मैं पढ़ के आऊंगा, अभी मुझे पता नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ से मैं सीधे सेंटर ऑफ मास पे जाना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तो मुझे यही कराना है। ठीक है, बस। हैं? हाँ, मैं आज यहाँ सीधे अब हेडिंग दे दीजिए सेंटर ऑफ मास, और जो बचा पूछा होगा क्वेश्चन वो सब अपन करते रहेंगे धीरे धीरे, उसमें क्या है? जल्दी तो है नहीं किसी बात की। सेंटर ऑफ मास में लिख दीजिए पॉइंट वेयर the entire mass of the entire mass of the body entire mass of the body can be considered to be concentrated can be considered to be concentrated लो, ये तो बेसिक अच्छा सेंटर ऑफ मास है। ट्रायंगुलर लेमिना वगैरह का सेंटर ऑफ मास वो नहीं है, एम आई नहीं, एम आई। मैं घबरा गया, यहाँ तो खोला पन्ना तो सेंटर ऑफ मास ऑफ लेमिना दिख रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या लिखा है अपन ने, इट इज द पॉइंट वेयर द एंटायर मास कैन बी कंसिडर्ड द पॉइंट मास फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, बड़ा बड़ा लिख दीजिए, फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। बुक मेरी थी किसी और की थी? मेरी। तो अलग से लिख दीजिए, ए ए इज अ सिमिलर एवरेज,
जो रेडियस ऑफ गायरेशन था ना, K is a similar average valid only for rotational motion. मतलब रोटेशनल मोशन अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि बॉडी का मास K पे कॉन्सेंट्रेटेड, K की दूरी पे कॉन्सेंट्रेटेड। अगर ट्रांसलेटरी मोशन आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि बॉडी का मास, अगर आप ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि बॉडी का मास सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड। फिर आप लिख दीजिए फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज, हम लोग को तो कायदे से तो सिमेट्रिकल बॉडीज ही पढ़नी होगी हमेशा। फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज फॉर्म coincides with geometrical center. Form coincides with geometrical center. चलिए यहाँ मुझे बोल्ड लेटर्स में दिख रही है रिजिड बॉडी की डेफिनेशन, तो मैं एक बार यहाँ लिखवा देता हूँ, फिर तो दोबारा हेडिंग देनी पड़ेगी आपको। रिजिड बॉडी पढ़ा तो चुका हूँ। रिजिड बॉडी distance between all pairs of particles या distance between any pair of particles does not change. फिर से लिख दीजिए ब्रैकेट में अनचेंजिंग शेप, अनचेंजिंग शेप, इसका शेप नहीं बिगड़ता। लोहे की रॉड है, अच्छी परफेक्टली रिजिड मानी जाएगी। ऐसे भी किसी के भी सिर पे मारो इसको, सिर का शेप चेंज हो जाएगा, और रॉड पे शेप चेंज नहीं होगा। पता पड़ जाएगा कि रिजिड कौन है, टेस्ट हो जाएगा। हमारे पेन का शेप चेंज नहीं हुआ था, हमारे पेन की आत्मा में कोई दुख नहीं हुआ था, वो परफेक्टली रिजिड एग्जाम्पल है। हम तो भाई एक्सपेरिमेंट सब प्रैक्टिकल से कराते। जब ये दिखता जा रहा है तो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, मैंने कभी अलग से शायद पढ़ाया नहीं। फिर से हेडिंग दीजिए प्योर रोटेशनल। हालांकि मीनिंग सिर्फ तब है जब रोलिंग मोशन भी पढ़ाना होता है, विच तो रोटेशनल मोशन ही है, प्योर रोटेशनल मोशन। तो बोल दीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। प्योर रोटेशनल मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। इस पर मुझे एक ऐसा सवाल याद आ रहा है, ये यहाँ ही है कि रॉड तो हल्का सा हमने पूछ किया, स्लाइट इम्पल्स दिया, डराने के लिए बोल देंगे एंगुलर इम्पल्स दिया, कुछ भी बोलेंगे, या तो फोर्स बोलेगा तो स्लाइट, स्लाइट का मतलब बस जीरो। नामों से हमें क्या लेना, स्लाइट एंगुलर इम्पल्स। इसके बाद तो दिमाग, आपके दिमाग ही नहीं चलता है। जो स्लाइड है साला नेग्लिजिबल है, मरने तो उल्लू के पट्टे को। स्लाइट एंगुलर इम्पल्स इज गिवन एट टॉप एंड फाइंड ओमेगा और इट्स ऑन द ये लाइन एल है। आंसर आपको ओमेगा पे चाहिए, एल और सी के टर्म, और तो कोई डेटा दिया नहीं। तो यहाँ फिर वही बात आएगी, इसको एंगुलर इम्पल्स दिया, पहले रॉड जैसे एक ही चीज समझ में आ रही है, पहले वर्टिकल थी फिर हॉरिजॉन्टल हो गई, बस ऐसे ही लिख दीजिए। इनिशियली द रॉड इज वर्टिकल एंड फाइनली हॉरिजॉन्टल। बस इससे आपको कोई मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन तो मिल रही है। क्या मिल रहा था नीचे, पहले रॉड वर्टिकल थी अब हॉरिजॉन्टल है, आप इसको, इससे आपको एक बढ़िया मैथमेटिकल जानकारी मिल रही। और ऑल क्लियर बोलो, क्लियर बोलो, क्लियर क्लियर। क्या मारवाड़ी बोल रही है, थोड़ा और क्लियर। हाँ हाँ, सीजीवीसी की बात है उसके। ऐसे सभी केसेस में आपको हमेशा एक ही बात ख्याल में आनी चाहिए, हाँ हाँ, ही इज लॉस्ट। हाँ मैकेनिक, आप सब आसपास ही थे और मैं फालतू के भाव खा रहा था। लिख दीजिए ऑल सच केसेस ही लॉस्ट टू के ही गेन, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो, आपको पी लॉस्ट को के ही गेन से इक्वेट करना है। एंड हियर द ओनली के इज
प्योर रोटेशनल के, क्योंकि एक्सिस तो यहाँ फिक्स है ना बाबा, ये जो एक्सिस है ये फिक्स्ड है, ये रॉड नाचती नाचती तो यहाँ नहीं आ गई। अगर तुम अपनी जगह पे नाच रहे हो तो तुम रोटेशनल मोशन कर रहे हो, और अगर तुम ऐसे टहल लिए तो ये प्योर रोटेशन नहीं, ये रॉड क्या आई एन सी टू एल बाय टू इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रॉड का आई एक एंड के अबाउट कितना होता है, ये मेरे को कराना चाहिए था, मेरा छूट गया। और रॉड में कहीं पहले उत्तर ऐड कर लो, रॉड में जब स्क्वायर बाय 12 है और ये डिस्टेंस एल बाय 2 है, तो अगर आई एन निकालना है रॉड का तो है प्लस एन स्क्वायर एक बाय 2 स्क्वायर। तो रॉड का एंड क्या होने में होता है एल स्क्वायर बाय 3। मैंने रॉड वाला नहीं पढ़ाया था, रॉड एम आई का पन्ना पलटी है, पिछला पन्ना पलटी है, जहाँ डिस्क करा रहा था वहाँ एम आई का पन्ना पलटी है, और हेडिंग दे दीजिए एम आई ऑफ द रॉड about an axis passing through end, MI of a thin rod above an axis passing through one of its end. तो भाई आई एंड हो जाएगा आई सी जी प्लस एन ए स्क्वायर। आई सी जी तो यहाँ रॉड का होता ही है, 12 बच जाती है जब एक रॉड खोपड़ी में पड़ती है तो, और ए यहाँ है एल बाय 2, तो इतना ही है। इस पे अच्छे वेरिएशन, रॉड के अच्छे वेरिएशन पेपर में आने की संभावना है, दूंगा मैं आपको। तो रॉड का एक एंड के अबाउट एम आई होता है एल स्क्वायर बाय 3। रॉड के कॉम्बिनेशन के सवाल बड़े अच्छे होते हैं कि सर ऐसे वैसे वैसे सवाल, ये जो है ना ये अच्छे इंप्रूव सवाल करते हैं। मैं तो नहीं दे रहा अभी, तो अभी नहीं करा था, पर लेमिनर के सवाल नहीं आएंगे, आपको वेरियस रॉड के सवाल आएंगे, लेंदी बनाना है उनको। हाँ, किसी भी शेप में बना देंगे, कभी कहेंगे इसके अबाउट निकालो, कभी कहेंगे इसके अबाउट निकालो, कभी कहेंगे इसके अबाउट निकालो, करेंगे। रॉड का बेसिकली तुमको तो यही याद रखना कि ये एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है, और ज्यादा से ज्यादा ये रख लो तो एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है। रॉड के कॉम्बिनेशंस के जब में 4-5 सवाल हों, ये टिपिकल केस है, ऐसे ही कुछ कुछ केसेस पेपर में आएंगे, रॉड के केसेस आएंगे। आज आप कोई क्वेश्चन ना दे मुझे, सब मंडे को बात करेंगे, छुपा के रख लीजिए। हाँ, काट के रख लीजिए, अच्छा दीजिएगा मंडे को, थैंक यू, वेरी गुड बॉय। भाई चितवन आगे बढ़ सकते हैं, कि कुछ पूछना है? मैं खराब पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड धीरे करूँ। रॉड का एम आई एक एंड के अबाउट चाहिए, एंड के अबाउट चाहिए, तो पहले मैं सी से के अबाउट दूंगा प्लस एम ए स्क्वायर करूंगा, ये ए एल बाय 2 है। थोड़ा तो तेज तो पढ़ा रहे हैं, चलिए, और स्पीड पे स्टैंड हो जाए, तो ज्यादा फायदा उसी में है, तेज पढ़ाऊंगा और उससे कई दिन तक पढ़ाऊँ, रिवाइज कर, तो भी भाग जाएगी क्या? मैं अब वापस सेंटर ऑफ मास के चैप्टर पे आ रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास में बस सही हेडिंग दे दीजिए, मतलब मैंने प्योर रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन लिखवाई थी ना, अगर ये एक्सिस जैसे पंखा है ना, पंखे में प्योर रोटेशनल मोशन है, मैंने तो बताया तो था कि एक एक पार्टिकल का मोशन है ना सर्कुलर मोशन, और पंखे के सारे पार्टिकल्स का कंबाइंड सर्कुलर मोशन है ना रोटेशनल। रोटेशनल मोशन में एक और भी यही परिभाषा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए। ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना, इसमें रॉड ऐसे टपक पड़ी और उसका एओआर तो नहीं हिला, वो तो हिंज से जमीन में जो हिंज है वहां से गुजर रहा था, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम बी स्क्वायर नहीं आया, इसकी काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आया, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ प्योर रोटेशन। उस सवाल में, पिछले सवाल में देखो, ये वाला सवाल था ना जो एमएल से, पी इज लॉस के ही गेन वाला, उसमें कहीं ऐड कर दो कि द मोशन इज अ पार्ट ऑफ योर रोटेशन।
ये थोड़ा पार्ट है प्योर रोटेशन का, मतलब कंप्लीट सर्कल नहीं हुआ है, पर है एसेंशियली प्योर रोटेशन। इसलिए इसकी एनर्जी को हमने खाली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा है। अब आप हेडिंग दे दीजिए सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम बहुत ज्यादा प्यारा चैप्टर है, बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत छोटा है और बहुत ज्यादा प्यारा है। बहुत ही मजा आएगा आपको इसमें। भाई ये कहता है पोजीशन ले लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक पार्टिकल यहाँ है, इसका मास m1 है, और एक पार्टिकल यहाँ है, इसका मास m2। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2। तो चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर, इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं, मतलब r1 पर i कैप प्लस y1 ये है पोजीशन में। ये कोऑर्डिनेट्स है, ये पोजीशन वेक्टर है। इसका जो वेक्टर r2 है ना, इसका वेक्टर r2 x2 i कैप प्लस y0। एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, टू पार्टिकल सिस्टम। ये सब लिख लिया आपने, हमारी कॉपी में लिख लिया है सर। पेन पेन तेज चलाते जाओ, थोड़ा फोकस बढ़ाओ, कंसंट्रेशन बढ़ाओ। जब टीचर तेज पढ़ाता है तो कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। जब टीचर अपनी जिंदगी के किस्से सुनाता है 50 साल पुराने, तो आपका फोकस बहुत बिगड़ जाता है। पहली बात तो ये लिख दीजिए, कॉम लाइज ऑन, COM, कॉम लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन joining the two masses. Comb lies on the straight line joining the two masses. ये जो लाइन है इस पे कहीं लाया करें। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, अगर आपको इसका एक्स कॉम निकालना है तो वो होगा M1 x1 प्लस M2 x2 कॉन M1 प्लस। कॉन में तो मैंने कहा मासेस हमेशा ऐड ही होते हैं, और वाई कॉम इसी तरह होगा, सॉल्यूशन ऑफ एम बाय कॉन सॉल्यूशन ऑफ एम। इसको मैं एक्सपैंड नहीं करता। ये इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉम वाई कॉम। और अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको, तो आर कॉम वो आएगा M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2 अपॉन M1 प्लस M। अगर वो पूछता है कोऑर्डिनेट्स निकाल, इसके सवाल थोड़े से कभी कभी लेंदी होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, टाइम लग जाए, फिर भी मन मेंटली प्रिपेयर कर लें कि करना ही, इतना भी लेंदी हमें करना ही। तो बहुत सारी चीजें दी हैं आपको यहाँ, M1 दिया, M2 दिया, X1 दिया, X2 दिया, Y1 दिया, Y2 दिया है। M1 M2 X1 X2 Y1 Y2 कितनी चीजें हो गई, ये हो गई। फिर साले का पता नहीं कौन कौन से, ये निकालो ये निकालो। अगर तुम्हें सेंटर ऑफ, अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट तो सेंटर ऑफ मास निकाल लेना। कभी कहता है, कभी कहता है फाइंड डिस्टेंस ऑफ कॉम फ्रॉम ओरिजिन। भाई ये तो और भी लेंदी हो जाएगा, का स्क्वायर प्लस वाई कॉम का स्क्वायर, तो और भी लेंदी हो जाएगा। जितना सा मैंने पढ़ाया है वो सारे सवाल इसी के आते हैं। यहाँ तक मैं मेजर इंपॉर्टेंट चीजें तो मैं पढ़ा चुका हूँ। ये फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करनी है आपको। इसको बोल सकते हैं
इसका नाम है वेटेड एवरेज, नाम इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। पर इस सिस्टम में अगर ये भारी मास है तो सिस्टम के में इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है ना। मतलब फिर ये लिख लीजिए पांचवा ऑप्शन देखिए, फॉर्म ऑलवेज लाइज क्लोजर टू दी हेवियर, ये लाइन काम की, फॉर्म लाइज क्लोजर टू दी हेवियर, सी एम क्लोजर टू मोटा, द क्लोज ऑफ मोटा, सी ओ एम को पढ़िए, क्लोज ऑफ मोटा, मोटे पार्टिकल के पास है। उधर इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ाते हैं न्यूट्रल पॉइंट, वो आता है नन्हे के पास, एनपी, ब्रैकेट में लिखिए एनपी, न्यूट्रल पॉइंट इज ऑलवेज नन्हे के पास। इधर ग्रेविटेशन के चैप्टर में भी पढ़ाएंगे आप, जो न्यूट्रल पॉइंट आता है वो हमेशा नन्हे छोटे वाले के पास, और जो सेंटर मास आता है वो हमेशा भारी वाले के पास। फॉर्म फॉर्म भारी वाले के पास, एक पतला नेता है, एक भारी नेता है, सीएम किसको बनाएंगे, भारी वाले को बनाएंगे, सीएम सेंटर ऑफ मास। मोटा जो है तो उसने खाया बहुत है पैसा, और पैसा जिसके पास है उसके पास तो पावर। ऐसा करके कुछ आपको याद, ये जो कैलकुलेशन का तरीका है आपने पहले किया हुआ है। अगर आप एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं किसी आइसोटोप का, बोलते हैं इसका 83% है, इसका 17% है, G12 के आइसोटोप दे देते हैं, तो आप देख यही तो करते हैं। जब आप लिख दीजिए तो कैलकुलेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ टू आइसोटोप्स। ये ऑर्डिनरी एवरेज नहीं है, एकदम ऑर्डिनरी एवरेज होता तो x1 प्लस x2/2 आ जाता। और मासेस का भी तो इफेक्ट लेना पड़ेगा ना, जिसका मास ज्यादा है भाई उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है सिस्टम में, इसलिए उसका वेटेड एवरेज लेना पड़ता है। x1 प्लस x2/2 एक ऑर्डिनरी एवरेज आ जाता है। पर यहाँ मासेस का इफेक्ट भी लेना पड़ेगा, किसका ज्यादा मास, टोटल मास में जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है उसका इफेक्ट इंक्लूड होना ही चाहिए। तो करना तो मुझे यही था, ज्यादा से ज्यादा मैं 3 पार्टिकल सिस्टम दे सकता हूँ, 4 पार्टिकल सिस्टम दे सकता हूँ, और बहुत लेंदी सवाल हो जाता है। आसान है, इसके स्टेप्स आप सबको आते हैं, और आप करने बैठेंगे जब, तो आप इसका टाइम जरूर नोट कीजिएगा। ये 3-4 मिनट तक भी खा सकता है कभी कभी आप, लेंदी। इसमें हम लोग एक सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हम 2 ही पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं किसी एक ओरिजिन ओरिजिन कहता है किसी एक मास से सेंटर ऑफ मास की दूरी बताओ, ऐसा हेडिंग दे दो, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर अ 2 पार्टिकल सिस्टम, डिस्टेंस ऑफ कॉम फॉर अ 2 पार्टिकल सिस्टम फ्रॉम वन ऑफ द मास, फ्रॉम वन ऑफ द मास। ये बेस्ट, ये लेंदी नहीं है, ये सबसे बढ़िया है। अगर ओरिजिन अलग था और तुम्हें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए थे x1 y1 और x2 y2, तो वो लेंदी सवाल। अब हम कहेंगे, लिख दीजिए कि वील अज्यूम दिस मास टू बी ओरिजिन, दिस मास टू बी ओरिजिन मतलब कौन सा मास, फ्रॉम विच कॉम इज टू बी फाउंड, जहां से कॉम निकालना है इस मास को हम ओरिजिन मान लेते हैं। एंड द लाइन joining the two masses, line joining the two masses is to be taken as x-axis, line joining the two masses is to be taken as x-axis। भाई फिर तो ये आपका अगर ये 1 है और ये 2 है, तो ये तो ओरिजिन है, तो इसका तो एक्ससीएम ही निकालेंगे बस, इसका वाईसीएम तो 0 ही आएगा। मास का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा खाली एक्स एक्सेस के अलावा है ना सर, ये ओरिजिन है और इसका कुछ कोऑर्डिनेट है, क्या बोलेंगे 0 नहीं, x, 0।
r, 0 बोल देता हूँ, दूसरा पार्टिकल r, 0 पे रखा है, तो x स्टेम हो जाएगा m1 into 0 plus m2 into r upon m1 plus m2, तो x फॉर्म हो जाएगा यहाँ से equal to m2 upon m1 plus m2 into r। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, r1 बोल दो, क्या बोल दूँ, x1 बोल दो, चलिए इसे r1 बोल देता हूँ, इसे r2 बोल देता हूँ, r1 को मैं यहाँ बोल देता हूँ। सिमिलरली r2 आ जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2। माइनस माइनस की मत चिंता करना, इधर आ रहा है तो माइनस होना चाहिए, मैं डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ से निकालना है तो इसका x0 डाल, तो डिवाइड करते हैं तो r1 बाय r2 आ जाता है m2 बाय m, इसलिए हम बोलते हैं फ्रॉम डिवाइड द लाइन joining two masses inverse of mass। इनवर्स को थोड़ा हाईलाइट करते हैं, इनवर्स को बड़ा बड़ा लिखते हैं सर, ये इनवर्स थोड़ा तेज पढ़ा रहा है ताकि तो आपको वैसे भी पढ़ना ही पड़ता है, बिना खुद पढ़े तो आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। Form divides a line joining the two masses in inverse proportion of masses। R1 के सामने M2 आ रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है तभी तो भारी वाले के पास आता है ना। फॉर्म लाइज क्लोजर टू द भारी मास। भाई R1 में क्या आएगा, पड़ोसी का मास अपन टोटल मास, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे ना। R2 में क्या आएगा, अपन पड़ोसी का मास। भाई ये सारी चीजें तो हर बात सही नहीं है, ये सारी चीजें तो सही नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि R1 के मामले में M2 आएगा, R2 के मामले में M1 आएगा। थोड़ी देर पहले हो सकता है आपको ये इतना अच्छा ना लग रहा हो, आप थोड़ा बेटर समझ में आ गया, पहले आप इरिटेट हो रहे हो कि यार ये क्यों तेज पढ़ा रहे हैं, धीरे पढ़ाए, अभी और क्लियर याद करने में आसानी हो गई। इनवर्स प्रोपोर्शन है, R1 के सामने M2 आएगा, बाकी सब तो सेम ही आएगा। ठीक है, थोड़ी कुछ बात कर, ठीक है, कपड़े ठीक है, तो अच्छा बात, ठीक है जो, हाँ, हाँ, अच्छा है, बहुत बहुत पेट खराब बाकी तो सब लगता है। अच्छा दवा के खाओ, खूब खाओ और खूब सो, अगर मिले तो। ये हॉस्टल वाले बेचारे गरीब हैं, क्या कर सकते हैं इनका, बहुत सुखी हैं घर वाले, इनको वैल्यू नहीं है घर की। अब मैं सीधे पहले तो मैं सीधे पढ़ा ही देता हूँ, आगे ही पढ़ा देता हूँ, खींच देता हूँ, मजा आता है इस वाले पार्टी के पोर्शन में, मुझे मुझे बहुत मजा आता है एक डिस्कशन में, और वो हेडिंग है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन, थोड़ा सा पार्ट मैंने छोड़ा है, आ जाऊंगा वहां सब पे। ये बहुत प्यारा है, इसके सवाल सबसे प्यारे बनते हैं आपसे। लिख दीजिए इजीएस्ट एंड इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। इजीएस्ट से मेरे में इजी से केवल मेरा मतलब होता है कि जो लेंदी ना, मैं उसे इजी नहीं कहता जो जो करने में जो टाइम खाए, भले ही कितना भी डायरेक्ट हो पर टाइम खाए, मैं उसको इजी नहीं कहता। इजीएस्ट से मेरा मतलब होता है कि ये कम टाइम में बन जाएगा। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो बेसिकली पहली बात तो ये लिख दीजिए कि सेंटर ऑफ मास फॉर्म फॉर्म ब्रैकेट में अ पॉइंट, जैसे कि हम एक पॉइंट मानते हैं, अंडरगोज ट्रांसलेटरी मोशन ओनली।
Form undergoes translatory motion only, maybe along a curved path. पाथ कर्व्ड हो सकता है, जैसे प्रोजेक्टाइल फॉर्म फेंका, फॉर्म प्रोजेक्टाइल फेंका, प्रोजेक्टाइल के फॉर्म का पाथ तो ये है ना। ट्रांसलेशन का मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं, ट्रांसलेशन का मतलब होता है खाली जगह चेंज। एक जगह से उठ के तुम दूसरी जगह चले गए तो तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, वो ट्रांसलेशन कहते हैं। एक लीनियर ट्रांसलेटरी होता है, कर्वी लीनियर ट्रांसलेटरी होता है। उन बातों में भी खैर हम नहीं जा रहे, नहीं हम कुछ बात करेंगे, बस हम बोलेंगे कि भाई फॉर्म जो है ना वो एक पॉइंट मास की तरह चलता है, मतलब फॉर्म में रोटेशन नहीं है। देखो ये बॉडी है, बड़ी सी बॉडी, बड़ी जो बॉडी है ना उसमें रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता है, उसके पार्टिकल घूम भी रहे होते हैं, पर फॉर्म कभी घूमेगा नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, हालांकि लिख दीजिए, द टोटल मोशन ऑफ द बॉडी, टोटल मोशन ऑफ द रिजिड, बिग रिजिड बॉडी, बिग कर देते हैं, बिग रिजिड बॉडी विल ऑल्सो बी रोटेशनल। पूरी बॉडी में बात ही नहीं करते, विल ऑल्सो बी रोटेशनल, बट वी आर नॉट बॉदर्ड, but we are bothered only in motion of form, but we are bothered only in motion of form. भाई सीएम का ये फॉर्मूला था ना, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यदि मैं कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ तो डेल्टा एक्स सीएम का फॉर्मूला शायद ये होगा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 फॉर्म समेशन ऑफ m। देखो पूरा, अगर मैंने मान लो कोई फोर्स फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ फॉर्म में, तो ऑब्वियसली ये चीज यही होगा फॉर्म। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट, मतलब इसको मैं चाहूँ तो डी, डेल्टा को डी तो लिख ही सकता हूँ, फिर मैं एक्स बाई डी टी कर देता हूँ, है ना, तो वो डी सी एम हो जाएगा, डी सी एम एम वन डी वन। इसको सर मैं वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, शुरू से वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, एम वन डी वन प्लस एम टू डी फॉर्म एम वन। मैंने बिल्कुल लिखा है डेल्टा एफ पर डेल्टा टी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मेरे को तो इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग संभावना रखी है, इस पर क्वेश्चन बनेंगे। तो सिंपली बोलेगा वी वन है आई प्लस टू जे, और वी टू बोलेगा 3i-6 के। अब तुम आई और जे का देख के तो फिर सब निकल ही जाती है, जितना भी खाया होता है, सब जो भी खाया होता है। जहां तुमने आई जे के देखे, बस फिर उसके बाद दिमाग तो चलता नहीं है। आई जे के से दोस्ती बहुत ज्यादा जरूरी है, पूरा इंटीग्रेशन कमजोर हो चलेगा, पूरा डिफरेंशिएशन कमजोर हो चलेगा। वेक्टर में सिर्फ आई जे के से दोस्ती जरूरी है। तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट कमजोर हो, क्रॉस प्रोडक्ट कमजोर हो तो भी चलेगा, पर आई जे के नाम से मत बिचक जाना। बोलेगा भाई ये टू का पार्टिकल है वी वन टू आई प्लस थ्री जे है, थ्री के जी का पार्टिकल है -3 के प्लस 5 जे है, जो भी है भाई पुट कर देना ना जैसा दिया है। वेक्टर फॉर्म में दिया तो तुम वेक्टर फॉर्म में डाल देना, तुम्हारा क्या जा रहा है। वेक्टर फॉर्म में देने से ज्यादा आसान होता है, अगर वो डायग्राम बना के, अब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम इनमें आई और जे अटैच करो। अगर आई और जे ऑलरेडी उसने दे दिया तो तुम्हें रिजॉल्व भी नहीं करना। अब एकदम तो रिजॉल्व करते हैं डी कॉस 30 आई क्या बोले साइन 30 जे के, तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, वो गरीब ने बेचारे ने आई और जे में डायरेक्ट दे दिया। हमें जैसे ही दिखता है आई और जे, हमारा काम चलना बंद हो जाता है। उसके लिए अपने आप को तैयार करें, ये मेरी मदद कर रहा है। पेपर सेटर से ज्यादा मदद करने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको अपनी जिंदगी में। बिल्कुल तय है, आप माने ना माने। भाई इस पे पका पकाया नंबर सवाल आता है, एकदम पका पकाया, और वो अच्छा सवाल होता है। इसके लिए मैं कह रहा था ये लेंदी ही नहीं, इसकी वजह से मैंने लिखाया था इजी और लेंदी नहीं। फिर मैं डीबी बाई डी टी कर लेता हूँ, तो कहाँ चला जाऊँ। चलिए ये भी डिफरेंशिएट अगेन, फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ए फॉर्म इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 और m1 प्लस a2।
तो टिपिकली आउटपुट मशीन का जो सवाल एक्सेलरेशन आता है, ये M1 M2, जब मैं ये करा रहा था तो आप लोग मेरे पास इसके फॉर्म के सवाल ला रहे थे। आप इसी सवाल में कह रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट एंड फॉर्म बताइए, तो तब मैं फॉर्म पढ़ाया ही नहीं था मैंने। आपने ये डायग्राम देखा और आपने उसके बाद आगे कुछ देखा ही नहीं। अगर वो पूछता एक्सेलरेशन एंड सेंटर ऑफ मास बताइए, इसका एक्सेलरेशन निकल के आता है M1 माइनस M2 इंटू 3 अपॉन M1 प्लस M2 ये आता है। अगर एक्सेलरेशन ऑफ कॉम मान लेगा तो एक में प्लस डालना, एक में माइनस डालना, तो आंसर आ जाएगा। अगर ये कहता है मासेस का एक्सेलरेशन बताइए, तो आंसर ये है। अगर कहता है कॉम का एक्सेलरेशन होता है, कॉम इज एन इमेजिनरी पॉइंट समवेयर हियर, आई डोंट नो, यहाँ कॉम पे यहाँ एक बार कहता है इसमें एक्सेलरेशन बताइए, एक बार इसमें बताइए, वो ये है। एक बार कहता है कॉम में एक्सेलरेशन बताइए, एक मास ये तो कॉम कहीं यहाँ कहीं अलाई कर रहा होगा, भाई उस फॉर्मूले से निकलेगा। अगर A1 को तुम पॉजिटिव डाल रहे हो तो तुम A2 को नेगेटिव डालना। ये डायग्राम कभी पूछता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास, इसी सवाल में कहता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड सेंटर ऑफ मास, तो पहले तुम ए कॉम तो निकालो, फिर एक्स इक्वल टू हाफ स्क्वायर डाल देना। तुम ए ये वाला यूज करते हो, ये ए कॉम में यूज नहीं होता, ऐसा बॉर्डिंग करके लिख दो। दिस इज ए ऑफ ईच मास, नॉट द कॉम। ये एक्स और मास का एक्सेलरेशन है, कॉम का नहीं है। आपको न्यूमेरिकल में ध्यान से देखना पड़ेगा कि कॉम का एक्सेलरेशन, जब तक कॉम नहीं पढ़ाया था तब भी आप मेरे पास कॉम के सवाल इस सवाल के थ्रू ला रहे थे। अब आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान से दिखेगा कि किसमें एक्सेलरेशन मांगा है। फॉर्म में एक्सेलरेशन मांगता है तो पहले यहाँ से ये निकालना, और ये वेक्टर है, बोलना ये प्लस जे कैप है तो ये माइनस जे कैप है वगैरह वगैरह, बस। ये वाला बस, ठीक है जो भी है। ये थोड़ा लेंदी हो जाता है कंपैरेटिवली। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, ये जो फॉर्म का फॉर्मूला लिखा था ना, इसमें M1 प्लस M2 को यहाँ ले जाता हूँ। इसी का आगे लिखिए जो M1 प्लस M2 जो ए कॉम जो M1 A1 प्लस M2 A2 जो हो जाएगा एक एक्सटर्नल फॉर्म समीकरण है। इसके नीचे M1 प्लस M2 आ रहा था ना, तो मैं यहाँ ले आता हूँ। ये इतना इतना काम का नहीं है, ये इतने काम का नहीं है। ये केवल ये कहता है कि तुम पूरी बॉडी पे, बॉडी तो थोड़ी बड़ी है, फुटबॉल है, उसका कॉम तो उसके सेंटर पे है, तुम फुटबॉल पे किक मार रहे हो ऊपर कहीं स्निक करते हुए, तो फुटबॉल, अगर तुम्हें कॉम कॉम में एक्सेलरेशन निकालना है, कॉम में एक्सेलरेशन निकालना है, तो तुम ये मानना कि फोर्स सीधे कॉम पे लगाया गया है। पूरी बॉडी के एक्सेलरेशन और पूरी बॉडी के मोशन हमारे सिलेबस में नहीं है। फुटबॉल पे हमने जब किक मारी सेंटर से थोड़ा ऊपर, तो उसका जो मोशन होगा वो हमारे अच्छे का नहीं पढ़ा सकते। हम जैसे 50 लग जाए नहीं पढ़ा सकते, हमारी औकात ही क्या है। फुटबॉल पे तुम कहीं भी फोर्स मारो, तुमको तुमको सिर्फ कॉम में अगर एक्सेलरेशन चाहिए, हमारा बड़ा लिमिटेड काम कर रहे हैं, हम बॉल का एग्जैक्ट मोशन तो पढ़ ही नहीं सकते, हमारी क्या ही औकात। आप लिख दीजिए, इफ वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन इन कॉम, if we have to find acceleration in कॉम, then assume that the force has been directly applied on the कॉम, assume that the force has been directly applied on the कॉम, though in reality it might not be at the कॉम,
In reality, it might not be at the com. So in reality, it might not be at the com. Why do I force यहाँ लिखा है? Because the acceleration in com proportional to एक ऑप्शन है टू द पावर 0 एप्सिलॉन ऐसे करके कभी ऐसे करके 3-4 ऑप्शन। ये एचसी वर्मा का सवाल है वैसे तो। एचसी वर्मा है बाल की खाल निकालने वाला। भाई अपन कॉन्सेप्ट का कॉम्पिटिशन अब हमसे है। अगर तुम्हें सिर्फ ओनली एक्सेलरेशन चाहिए तो तुम फोर्स कहीं भी लगाओ। हम ये मान लेंगे ना फिर तुम्हें फोर्स डायरेक्टली कॉम पे लगा है। यही तो लिखा है। ये इसका आंसर है। तुम फोर्स कहीं भी लगाओ तो हम ये मान सकते हैं कि डायरेक्टली कॉम पे लगा है क्योंकि आपको एक्सेलरेशन ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं ना आप। वो भी ट्रांसलेटरी मोशन खाली कॉम में बात कर रहे हैं ना। आपका आपका हेडिंग थी मोशन इन कॉम। फोर्स कहीं भी लगाएं आप ये मान लेना कि आपने डायरेक्ट कॉम पे लगाया है। बस इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ एच। एक्सेलरेशन इन कॉम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच। मैं इस सवाल को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानता। मैंने इसको कोई स्टार नहीं दिया। बस हम सवाल से कॉन्सेप्ट डालना क्लियर हो गया। मैं कोई गारंटी नहीं लेता है जो मैंने स्टार नहीं लगाया इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पेपर में आ भी सकता है। मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाया। सवाल तो बड़ा प्यारा। अगर कॉम का मोशन प्रॉब्लम इसमें जो इंपॉर्टेंट यही है इंपॉर्टेंट इसीलिए है ये क्योंकि आपको ये नहीं ध्यान रहता कि आप सिर्फ कॉम में मोशन पढ़ रहे हैं। आपको लगता है यार पूरी बॉडी में मोशन में तो टॉर्क वॉर्क भी लग रही है रोटेशन भी हो रहा है उसकी बात क्यों नहीं होती। हमको तो सिर्फ कॉम का मोशन पढ़ना है विच इज द ट्रांसलेटरी मोशन। अब बात यह है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो लिख दीजिए बड़ा बड़ा लिख दीजिए इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ टू पार्टिकल सिस्टम इज जीरो तब मजा आएगा। इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ टू पार्टिकल सिस्टम इज जीरो फाइव तो फिर तो m1 वेक्टर k1 प्लस वेक्टर m2 वेक्टर k2 कौन जीरो समीकरण m का जो है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो यही आएगा सबसे पहले तो। इसका मतलब ये भी है। ये लिख देता हूँ ए कॉम जीरो इसमें मैं लिख देता हूँ डेल्टा की कॉम जीरो ऐसा पूरा लिखो बढ़िया। बड़ा सुंदर डिस्कशन आने वाला है। थोड़ी बहुत थियरी भी है मतलब यहाँ से चैप्टर में शायद हल्की फुल्की थियरी भी है वैसे तो खैर प्योरली मैथमेटिकल भी माना जा सकता है। बड़ा सुंदर चैप्टर है। और हम आपको अभी अगले 2-3 दिन और करा ही देंगे। सवाल ववाल ले आना डाउट ले आना इसी को फिर से पढ़ाएंगे तो मंडे की क्लास में नहीं तो ट्यूसडे की क्लास में नहीं तो वेडनेसडे की क्लास में तक तो मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन तीनों में। रोटेशन में भी आ जाएगा एमआई में भी आ जाएगा फॉर्म में भी आ जाएगा। अभी पर मुझे तेज पढ़ा ले तो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल आपने देख ही लिया था। बहुत तेज पढ़ाया था मैंने। पर बाद में तो कॉन्फिडेंस आ ही गया ना उसमें। अगर फोर्स बाहर से जीरो है तो सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। चेंज इन वेलोसिटी जीरो है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। ऐसा लिख दीजिए v initial equal to v final v initial equal to v final and if com is initially at rest and if com is initially at rest then finally also the com will be at rest। तो बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट हम देने जा रहे हैं। सिंपल सा ही है। और बड़ा बड़ा लिख दीजिए आप 5 स्टार भी दे दीजिए। बड़ा बड़ा लिख दीजिए खूब बड़ा बड़ा कि पोजीशन ऑफ कॉम पोजीशन ऑफ कॉम remains fixed remains fixed if f external is zero
and initial velocity of COM is, and initially COM is at rest. दो शर्तें हैं, एक तो आपने बाहर से फोर्स नहीं लगाया, एंड इनिशियली COM is at rest. COM अगर पहले रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा. मोर और लेस ये मोमेंटम कंजर्वेशन जैसी चीज. तो मैं यही तो लिखूंगा, m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2 is equal to 0 लिखूंगा ना. लिख दीजिए, इट इज सिमिलर टू मोमेंटम कंजर्वेशन डिस्कशन. सिमिलर टू मोमेंटम कंजर्वेशन डिस्कशन. और कॉमन कॉम की वेलोसिटी का फॉर्मूला भी तो वही आया था जो उधर पहले कॉमन वेलोसिटी का आता था, m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2. ऐसा भी लिख देते हैं, v कॉम इज इक्वल टू v c. पूरा लिख देते हैं, v कॉमन पूरा लिख दीजिए. कॉमन वेलोसिटी का भी डिस्कशन वैसा ही है जैसा कॉम की वेलोसिटी का है, बशर्ते कि एक्सटर्नल फोर्स ना, ब्रैकेट में, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0. मतलब ऐसा अगला क्वेश्चन लिखिए कि टू फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम f external is 0 and initially both the particles are at rest. Both the particles, two particle system है और initially both the particles are at rest. So calculate the initial velocity of the center of mass. Calculate the initial velocity of the center of mass. By m1 v1 plus m2 v2 upon summation of mass, तो 0 ही आएगा. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले 0 ही थी. अब पार्ट बी लिख दीजिए कि one of the particles is pushed towards the comb. चलो, one of the particles is pulled away from the comb. One of the particles is pulled away from the comb by a distance d1. By a distance d1. मतलब आप उसे बकायदा लिख सकते हैं माइनस आई कैप. हाँ, माइनस आई कैप. One of the particles is pulled away from the comb by a distance minus I cap. मतलब m1 वाला mass. Find displacement in m2. Find displacement in m2. Find displacement in m2 in vector form. इसमें v कॉम तो बाद में भी 0 रहेगा ना, फाइनल भी 0 आएगा ना. तो m1 वेक्टर v1 प्लस m2, सॉरी m1 v कॉम फाइनल 0 है. तो कॉम इज परमानेंटली एट रेस्ट. ऐसे ही पूरा लिखो, कॉम इज परमानेंटली एट रेस्ट even though both the particles may be moving. दोनों चल रहे हैं, पर कॉम तो अगर पहले रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा. भाई डेल्टा एक्स सी एम के लिए फॉर्मूला है, वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू डेल्टा एक्स अपॉन एम वन प्लस एम टू. तो इसमें एम तो जीरो डालते हैं. 5 साल इतनी सी बात कर लगा कि डेल्टा एक्स तो जीरो ऑब्वियसली मेरा मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो. कि तुम्हें यही सवाल देंगे, तुम्हें कभी भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे. दे देंगे तो जबकि जब देखेंगे. मेनली तो तुम्हारे सामने केवल एक ही टाइप के सवाल में आएंगे, सिर्फ एक ही टाइप के सवाल आएंगे. आंख बंद करके बिना ज्यादा सोचे समझे बोल देना कि भाई कॉम को तो रेस्ट पे ही रहना, कॉम को तो रेस्ट पे ही रहना. भाई डेल्टा एक्स वन माइनस एम टू डेल्टा एक्स टू. एक को इधर चला रहे हो, ये दोनों थे, एक को इधर चला रहे हो तो दूसरे को यहाँ चला. जब एक यहाँ आ जाएगा तो दूसरा यहाँ तो डाल देना. तो माइनस आई कैप से अपने आप आ जाएगा प्लस आई कैप. तुमको डेल्टा एक्स कॉम को जीरो डालना है, बस यही तुम्हारा गॉड है.
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला इकलौता फॉर्मूला। बी कॉम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ए कॉम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम बार बार इसी को यूज करने वाले। डेल्टा एक्स कॉम, टू पार्टिकल सिस्टम का कॉम क्या था? M1 x1 प्लस M2 x2 M1 प्लस M2। तो डेल्टा एक्स क्या है कॉम में? M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2। बोले पहला पार्टिकल डेल्टा x1 चलता है, दूसरा पार्टिकल डेल्टा x2 चलता है, तो कॉम कितना चलेगा? M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 M1 प्लस M2, वेयर डेल्टा x1 एंड डेल्टा x2 शुड बी इन वेक्टर फॉर्म, IJ के फॉर्म। तुम्हारे सारे सवालों में तुमको सिर्फ यही मिलेगा कि कॉम तो रेस्ट पे ही है बाबा, कॉम तो रेस्ट पे ही है। मैं सीधे तुम्हें वहां सवाल कराता हूँ। मैं हमारे निमय को बहुत पसंद है एक सवाल के। देखिए, ठीक है, आप तो बता कितना टेन आदमी कितने के जी का? 50 है। देखिए, इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस, इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस, a man is lying horizontally, a man of mass 50 kg, a man of mass 50 kg is lying horizontally on a pillow। पिलो का मास कितना दिया था? 0.5 kg ले लेते हैं। on a pillow of mass 10 gram, on a pillow of mass 10 gram, at a height of 10 meter above the ground, at a height of 10 meter above the ground। आदमी 50 किलो का है, 10 ग्राम का तकिया है उसका, और ये जमीन से 10 मीटर की हाइट पर। और जैसे हम वो बोलता है ग्रेविटी फ्री ना, तो भी बस हम तो सवाल फ्री हो जाते हैं, फिर हमसे सवाल नहीं बनता है। हमको लगता है कुछ अजीब सी सिचुएशन। उस बेचारे ने तुम्हारी मदद करने के लिए कहा कि इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। अब तुमको लगता है कि ये कुछ कुछ तो नौटंकी कर दी साले ने। जब भी वो बोलता है ऐसा ग्रेविटी फ्री स्पेस, तो उसने सिर्फ तुम्हारी मदद की है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए ना तुमको इसमें। ये बोलता है कि he pushes the pillow down, he pushes the pillow down, PILLOW, pillow down with a speed of 10 meter per second, with a speed of 10 meter per second। तो फाइंड ए, पहली चीज मैं निकलवा रहा हूँ, फाइंड द, चलिए सीधे सीधे यही लिखवाते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द मैन, फाइंड द हाइट ऑफ द मैन अबव द ग्राउंड। ये सीधे फाइनली निकलवा दिया मैंने। फाइंड द हाइट ऑफ द मैन अबव द ग्राउंड व्हेन द पिल्लो रीचेस द ग्राउंड, व्हेन द पिल्लो रीचेस द ग्राउंड। ये भाई IPMT का सवाल है ना? कहाँ का सवाल है? हाँ, बहुत पुराना सवाल है। AIPMT का ये बहुत पुराना है, बहुत ही सुंदर सवाल है, इतना प्यारा सवाल है, क्या ही बताऊं। ये सब इसी पर तकिया उसने इंटरनल फोर्स से फेंका ना। पहले तो ये लिख दो, ग्रेविटी इज एब्सेंट, so there's no external force on the man pillow system, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। आदमी ने अपनी मसल्स यूज करके तकिए को नीचे फेंक दिया, और बस लिख दीजिए कि द ग्रेट की पॉइंट, ऐसा कुछ बड़ा बड़ा लिख दीजिए, नाम वाम बड़े देना मुझे आते नहीं। ग्रेट की पॉइंट, एक चीज जो हमेशा गॉडली है बिल्कुल, और वो है कॉम विल रिमेन एट इट्स अर्लियर पोजीशन। ये बड़ी बात है साहब, कॉम विल रिमेन एट रेस्ट एट इट्स अर्लियर पोजीशन। इज इक्वल टू माइनस F2 डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स वन कैसे लिखते हैं? ये तकिए का मास है 10 ग्राम, और ये गया है 10 मीटर, तो आदमी का मचान मास है 50 ग्राम, सॉरी 50 किलो। अब इसमें डेल्टा एक्स को निकालना था यहाँ से। ये ये कॉम है यहाँ पर, ये जमीन से 10 मीटर की हाइट पर है। जब M1 यहाँ है, तो M2 कहाँ होगा, कोई ये पूछ रहा है। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। कॉम के सवाल एकदम जादूगर टाइप के होते हैं।
इसने बोला जमीन से 10 मीटर की हाइट में एक आदमी यहाँ लेटा है, ये तो ये ऐसा आदमी लेटा हुआ है, 50 किलो का ये आदमी है और 10 ग्राम का तकिया है। बोले जब तकिया यहाँ पहुंचेगा तो आदमी कहाँ पहुंचे, मैं ये फैक्ट तो निकाल रहा हूँ, ये बाद में ये कुछ आ जाएगा। 1 0 से तो 1 0 ये काट दिया और 1 0 से ये काट दिया। डेल्टा x2 आ रहा है 100 मीटर बाय 500 मीटर, कितना है? 2 सेंटीमीटर आएगा, मिलीमीटर आएगा, 2 मिलीमीटर। ये डेटा तूने 2 ग्राम गलत दिया है, कोई बात नहीं, चलता है, देख लेना। हाँ, अब तू खुद ही करता, मैं क्या करूँगा भाई। जब ये यहाँ है तो ये कहाँ होगा, कॉम तो नेक्स्ट पे ही है, डेल्टा एक्स कॉम तो 0 ही है, बार बार तुम्हें एक ही चीज लिखना है, यही तुम्हारा खुदा है, डेल्टा एक्स कॉम 0 ही लिखना है। सारे सवालों में ये फॉर्मूला लेना, सारे सवालों में बार बार तुम्हें एक ही काम करना पड़ेगा, सारे सवालों में बार बार एक ही काम करना पड़ेगा, और डेल्टा एक्स कॉम को हमेशा 0 डाल देना। तो कॉम रेस्ट पे रहेगा हमेशा। अब ये इसने इतना चला, ये कितना चलेगा, इस इक्वेशन से आ जाएगा। उसने जमीन से हाइट पूछी तो तुम इस डेल्टा x2 में इसको ऐड करते हैं, उसने जमीन से हाइट पूछी। हम इसे मोमेंटम कंजर्वेशन से भी कर सकते थे, मैंने इसीलिए बीच में लिखवा दिया कि इट इज इक्वल टू मोमेंटम कंजर्वेशन। पहला दिमाग आपका मोमेंटम कंजर्वेशन पे जाता है। जब मैंने M1D पढ़ाया तो मैंने कहा कि वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया, तो मैंने कहा वर्क पावर एनर्जी ज्यादा बेटर है M1D के सवालों में। आज कह रहा हूँ सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर है मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन इतना आसानी से तुम एक्सेप्ट थोड़ी करते हो, थोड़ा सा तो रेजिस्टेंस होता है तुम्हारा। फॉर्म को एक्सेप्ट करो, तुम्हारे वो सवाल भी सब लपक के बन जाएंगे। फिर से लिख दीजिए अलग से, फॉर्म कॉन्सेप्ट इज बेटर देन मोमेंटम कंजर्वेशन। फॉर्म कॉन्सेप्ट इज समटाइम्स बेटर, चलो ऐसा कर देते हैं, फॉर्म कॉन्सेप्ट इज समटाइम्स बेटर देन मोमेंटम कंजर्वेशन। चलो क्लास खत्म कर देते हैं आज, हो गया टाइम है ना।